आज बताने जा रहे हैं आप लोगों को रेशियो। और रेशियो के बारे में कुछ डीपली हम लोग जानेंगे भी, और साथ में जो कंपटीशन बेस्ड होता है, आपके कंपटीशन वगैरह में काफ़ी इस टाइप का जो क्वेश्चन इसमें होता है कंपटीशन में, तो उस मेथड को भी थोड़ा देखेंगे, समझेंगे। बेस्ड ऑन कंपटीशन आपका रहेगा। पहले सब टर्म को समझ लेंगे। चलिए, सबसे पहले हम रेशियो को जानते हैं। रेशियो होता क्या है? ऐसे इसका हिंदी होता है आपका अनुपात। क्लियर है? इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, वो सिंबॉलिक इसका रिप्रेजेंटेशन है डबल कोलोन है। इसको हम लोग कोलोन कहते हैं, कोलोन। क्लियर है? यानी कि रेशियो का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है कोलोन। कोलोन के द्वारा, यानी डबल डॉट जो होता है वो कोलोन कहते हैं उसको, है ना। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि रेशियो जो होता है एक प्रकार का कंपैरिजन है। एक प्रकार का क्या है ये? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब करना होता है तुलना करना, तुलनात्मक चीज है ये, तुलना करने का है। ये कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तो कंपैरिजन जो होता है वो दो प्रकार से, किसी भी चीज का कंपैरिजन दो प्रकार से किया जाता है। एक कंपैरिजन जो होता है वो आपका डिविजनल कंपैरिजन होता है, डिविजनल कंपैरिजन, है ना। और दूसरा जो होता है वो सब्ट्रैक्शनल कंपैरिजन, सब्ट्रैक्शनल। पहले इसको जान ले किस किस प्रकार का होता है ये। जैसे मान लीजिए दो प्रकार का हमने कंपैरिजन बताया, एक डिविजनल कंपैरिजन और एक सब्ट्रैक्शनल कंपैरिजन। क्योंकि रेशियो एक प्रकार का क्या है? कंपैरिजन है ना। तो कंपैरिजन आपका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक डिविजनल कंपैरिजन और दूसरा होता है सब्ट्रैक्शनल कंपैरिजन। जो डिविजनल कंपैरिजन है वो होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे एक ए है और एक बी है, दो व्यक्ति। क्लियर है? अब आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए कि ए के पास 20 रुपया है और बी के पास 40 रुपया है। ए के पास 20 रुपया है और बी के पास कितना है? 40 रुपया है। अब कंपैरिजन करते हैं, तो पहला कंपैरिजन करते हैं आपको डिविजनल कंपैरिजन। क्लियर है? डिविजनल यानी हम इसे दो प्रकार से कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर ए के पास 20 रुपया और बी के पास 40 रुपया, तो हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। यानी किसी एक क्वांटिटी का वैल्यू आप बताएंगे, ए का जो वैल्यू है ना, और बी के साथ उसका क्या देंगे? एक रिलेशन देंगे। यानी कि आप रिलेटिव फंक्शन पे काम करेंगे, रिलेटिव रिलेशन बताएंगे। कैसे बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि ए के पास 20 रुपया और बी के पास 40 रुपया है, तो आप कह सकते हैं कि ए जो है इज लेस देन, ए इज 20 लेस देन बी, ए इज 20 लेस देन बी। देखिए एक रिजल्टेंट वैल्यू दे रहा है कि ए जो है वो 20 कम है किससे? बी से। यानी कि अगर, या हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कि ए के लिए बोल रहे हैं कि ए इज 20 लेस देन बी, है ना। तो रिलेटिव क्वांटिटी में फंक्शन चेंज करता है। जैसे मान लीजिए अगर एक फादर है, एक सन है। फादर ये कहेगा कि ये जो है हमारा बेटा है ना। अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ फादर के रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो फादर कहेगा, फादर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो फादर कहेगा ये हमारा सन है। लेकिन अगर सन के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो क्या फादर को कहेगा कि मेरा सन है? नहीं कहेगा। यहाँ जैसे ही आपका ध्यान देंगे, आपका जैसे ही यहाँ क्वांटिटी चेंज होता है, यानी कि जो आप रिलेटिव क्वांटिटी लेते हैं उस रिलेटिव क्वांटिटी को जैसे ही आप चेंज करते हैं तो उसके बीच का जो रिलेशन है ना वो ऑटोमेटिक चेंज करता है। यानी कि फादर अगर कहता है कि वो मेरा सन है, तो सन कभी नहीं कहेगा वो मेरा सन है, वो भी कहेगा मेरा फादर है। मतलब सन का ये फादर है और फादर का ये सन है। क्लियर है? मतलब इस प्रकार का, यानी बाप बेटा है, बाप कह रहा है कि वो मेरा बेटा है, तो बेटा कभी नहीं कह सकता कि वो मेरा बाप है। कहने का मतलब कि अगर आप
जिस तरह का रिलेशन है ना, और जो रिलेटिव फंक्शन में अगर चेंज करता है तो 100% रिलेशन भी क्या करता है, चेंज करता है। तो अगर कह रहा है कि ए इज 20 लेस देन बी, तो बी इज क्या होगा, अगर बी के रिलेशन में जाए, बी के रिस्पेक्ट में जाए, तो बी के ए के रिस्पेक्ट में गए तो बी से 20 कम है, और बी के रिस्पेक्ट में जाए तो बी इज क्या होगा, 20 ग्रेटर देन, देखिए ए, इसके इन्वर्स फंक्शन में काम किया है, लेस था, यहाँ क्या था, ग्रेटर हो गया। यानी कि आप जैसे ही इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म जो है चेंज करेंगे, इन रिस्पेक्ट में अगर जो टर्म को आप पहले लेंगे उसके रिस्पेक्ट में आपका जो टर्म का जो रिलेशन है वो भी क्या करेगा, इनवर्स फंक्शन में यानी इनवर्स हो जाएगा, चेंज करेगा। यानी a इज 20 लेस देन b है, तो b इज ग्रेटर देन क्या होगा, a होगा। क्लियर है? अब दूसरे प्रकार से ध्यान देंगे, यानी हम ये जाने कि इस प्रकार जो कंपैरिजन है, यह कंपैरिजन कैसा है, सब्ट्रैक्शन कंपैरिजन है। यह कैसा कंपैरिजन है, सब्ट्रैक्शनल कंपैरिजन। यानी आप किसी रिस्पेक्ट में अगर बात करें, अगर मान लीजिए कि हम इस रिस्पेक्ट में बात करें, क्लियर, तो b का जो वैल्यू देगा उसके हिसाब से a का वैल्यू निकलेगा। b का अगर 60 दे रहा है तो a का क्या होगा, इससे 20 कम है तो ये 40 होगा, ये 30 देगा तो ये क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि इससे ये 20 कम है ना। अगर a का वैल्यू अगर 50 दिया है तो b का वैल्यू क्या होगा, तो b इज ग्रेटर देन a, 20 जो है वो किससे ज्यादा है, b से, तो 50 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका रिलेशन चेंज करेगा, ये 70 तो ये 50 है, ये 50 तो ये 70। यानी कि आपका जो कंपैरिजन है वो दो, मतलब एक प्रकार का ये हो गया कि जो सब्ट्रैक्शनल कंपैरिजन हो गया। दूसरा कंपैरिजन है कि मान लीजिए जैसे 20 है, फर्स्ट टर्म 20 है, ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ए रिस्पेक्ट ऑन बी, तो 20 बाई क्या हो गया 40, 22 जा 140, यानी ए बाई बी इज इक्वल टू 1/2। यानी हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का क्या है, हाफ है, नहीं, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी, हाफ ऑफ बी। यानी कि ए क्या कह सकते हैं कि a इज हाफ ऑफ b, तो b क्या होगा भैया, b हम क्या लेंगे, b इज 2 टाइम्स ऑफ a, यानी कि b इज ट्वाइस ऑफ a। तो ये जो कंपैरिजन है इसे हम डिविजनल कंपैरिजन कहते हैं। यानी कंपैरिजन आपका दो प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है सब्ट्रैक्शनल कंपैरिजन और दूसरा होता है डिविजनल कंपैरिजन। कंपैरिजन को अच्छी तरह समझ लें कि रेशियो एक प्रकार का कंपैरिजन है, वह कंपैरिजन दो प्रकार का होता है, डिविजनल कंपैरिजन और सब्ट्रैक्शन कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन जो रेशियो का है वो किस प्रकार का कंपैरिजन है, तो भैया वो एक डिविजनल कंपैरिजन है। किस प्रकार का कंपैरिजन है, डिविजनल कंपैरिजन है, इस प्रकार का कंपैरिजन है ना। यानी कि इस फॉर्म में इसको किया जाता है। अब देखेंगे रेशियो का जो टर्म है वो हमने जाना कि दैट इज comparison of divisional, that is the comparison of division। चलिए अब लिखते हैं डिफिनेशन, इसको रेशियो का डिफिनेशन क्या देंगे, व्हाट इज रेशियो, तो रेशियो को लिख सकते हैं द डिविजनल कंपैरिजन of two similar quantities। अब एक बात ध्यान देंगे कि जब आप कंपैरिजन करते हैं, कि जब आपका कंपैरिजन यानी जब तुलना करते हैं, तो तुलना करने में जब आपका सिमिलर क्वांटिटी नहीं होता तो तुलना आपका क्या होता है, गलत होता है। यानी कि क्वांटिटीज का जो क्वालिटी है, क्वांटिटी की जो क्वालिटी है वो आपका क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर मतलब एक जैसा होना चाहिए, एक प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अन्यथा आपकी किसी भी इस प्रकार की क्वांटिटी का अगर तुलना करते हैं जो सेम नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हम क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का अगर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड्स उसका, जैसे एक लेते हैं 5 kg और 10 लीटर, जो मैग्नीट्यूड्स है यहाँ ये बता रहा है कि दैट इज द मास, ये वेट है, और ये लीटर यानी कैपेसिटी है।
ये दोनों ही की दोनों क्वांटिटी का जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। एक मास को डिफाइन कर रहा है और एक कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा है। तो इन दोनों का कंपेरिजन आपका, यानी आपको कहा जाएगा कि 5 kg और 10 लीटर का आप कंपेरिजन करें, तो ये कंपेरिजन कभी नहीं हो सकता है, यानी कि अनसिमिलर क्वांटिटी में कंपेरिजन किया ही नहीं जा सकता है। जब भी कंपेरिजन किया जाएगा तो आपका कैसा क्वांटिटी होना चाहिए, सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यही बताया गया कि द डिविजनल कंपेरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, यानी कि आपका जो डिविजनल कंपेरिजन है सिमिलर क्वांटिटी का, वही आपका कहलाता है रेशियो। इज कॉल्ड या इज नोन एज रेशियो, इज नोन एज रेशियो। चूंकि डिविजनल कंपेरिजन है तो 100%, अब थोड़ा ध्यान देंगे, 100% थोड़ा ध्यान देंगे कि आपका जब सिमिलर क्वांटिटी का कंपेरिजन या कि जो डिविजनल कंपेरिजन है वही आपका क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। तो इसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म तो अभी बताया कि जो डिविजनल कंपेरिजन है A/B के फॉर्म में, क्लियर है ना, A/B के फॉर्म में। तो A आपका फर्स्ट हो गया और B आपका सेकेंड टर्म हो गया। इट इज द फर्स्ट टर्म, इट इज द फर्स्ट टर्म, रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, जो आप टर्म को फर्स्ट रिस्पेक्ट लेंगे उसके, और B इज द सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म होगा आपका, है ना। तो फर्स्ट टर्म को रेशियो में हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। इट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो, है ना। और B जो है वो सेकेंड टर्म है कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, ध्यान देंगे। ये दो टर्म होता है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। यानी टर्म जो है आपका रेशियो में, जैसे हमने बताया कि अगर A और B है, एक के पास 15 है और दूसरे के पास 30 है ना, या एक के पास 20 है तो दूसरे के पास 40, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि A इज हाफ ऑफ B, A इज हाफ ऑफ B। तो हम किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं, A के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट ऑफ A। तो रिस्पेक्ट ऑफ A के बारे में अगर बात करेंगे तो A इज हाफ ऑफ B। लेकिन जब कैसे होगा, तो A पहले रिस्पेक्ट लिए है और B इसका सेकेंड टर्म हो गया। तो आपका हो गया 15/30, 15/30, 15 to 30, 1/2 यानी हाफ। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ A, यानी फर्स्ट टर्म अगर एंटीसीडेंट का हम पहला टर्म अगर कंपेरिजन करते हैं तो इसमें मुख्य भूमिका ये निभाता है कि आपको पहला टर्म कौन सा लेना है और सेकेंड टर्म, यानी क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू रिलेशन आपको ध्यान देना है कि रिस्पेक्टिव क्वांटिटी में आपका फर्स्ट रिलेशन यानी पहला टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म कौन है। तो फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म, यानी एंटीसीडेंट बाय कॉन्सिक्वेंट, A/B, यानी कि A इज हाफ ऑफ B। देखिए यहाँ रिलेशन आया 1/2, A इज हाफ ऑफ B, A इज हाफ ऑफ B, क्लियर। अगर हम बात करें कि B ऑन फर्स्ट रिस्पेक्ट एंड A इज आफ्टर, B को पहले रिस्पेक्ट में लेते हैं, A को बाद में लेते हैं, तो कंपेरिजन करते हैं B/A। तो B इज द फर्स्ट टर्म, A इज द सेकेंड टर्म, दैट इज द एंटीसीडेंट, दैट इज द कॉन्सिक्वेंट। तो B आपका हो गया कितना 30 और A कितना हो गया 15, 15 to 30 यानी 2 टाइम्स। यानी हम कह सकते हैं कि B इज 2 टाइम्स ऑफ A, B इज 2 टाइम्स ऑफ A। देखिएगा ध्यान से, सॉरी, B इज इक्वल टू A इंटू 2, यानी B जो है वो A का क्या है 2 टाइम्स, है ना। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कंपेरिजन करके B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A, यानी ट्वाइस ऑफ A। अब बात करेंगे, हमने कहा कि इसमें बहुत महत्व रखता है कि आपका पहला टर्म और सेकंड टर्म कौन है, किस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। कभी मान लीजिएगा आपको दे दिया 15 kg, फाइंड द रेशियो ऑफ 15 kg एंड 20 kg, तो आप इसको लिखना है, पहला रेशियो आपका पहला टर्म हो गया 15 kg, दूसरा टर्म हो गया 20 kg, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। तो 15/20 यूनिट दोनों का क्या है, सेम है। तो जैसे ही सेम यूनिट में जब आप कंपैरिजन करते हो, वो भी कैसा कंपैरिजन, डिविजनल कंपैरिजन। तो डिविजनल कंपैरिजन में केजी ऊपर भी है, मैग्नीट्यूड इसका केजी है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है केजी है, दोनों का यूनिट सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इन द रेशियो फॉर्म दैट हैज नो यूनिट, यानी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। कोई दिक्कत, कारण है कि सेम क्वालिटी का जब हम आप डिविजनल कंपैरिजन करते हैं तो उसके सेम मैग्नीट्यूड्स को होने के कारण वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है ना, जिसकी वजह से उसमें किसी प्रकार का कोई
यूनिट नहीं बचता है, इसलिए कहा जाता है कि रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। ध्यान देंगे, आपको दो चीज समझ में आ गया कि रेशियो का जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म हमने कहा कि a बाई बी का फॉर्म है, जहाँ a जो है फर्स्ट एंटीसीडेंट होता है ना, और दूसरा जो फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, दूसरा टर्म, वो सेकेंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट, वो आपका कॉन्सिक्वेंट होता है, एंटीसीडेंट बाय कॉन्सिक्वेंट, है ना। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। और ऑल्सो हमने कहा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कॉलम के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, तो सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म जो है वो आप लिख सकते हैं a:b। A is the first term, B is the second term, A is the antecedent and B is the consequent term। क्लियर है। अब आते हैं, हमने रेशियो को जाना कि एक प्रकार का ये डिविजनल कंपैरिजन है। क्लियर है, ये किस प्रकार का है, डिविजनल कंपैरिजन है। ठीक, अब आ जाते हैं इस रेशियो में, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशियो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशियो, चूंकि रेशियो का जो फॉर्म है वो क्या है, a:b और a बाई बी, a:b या a बाई बी। हम इसे, इस जो कॉलम है, इस कॉलम को कॉलम नहीं पढ़ते हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग पढ़ते हैं a, अब कॉलम को हम पढ़ते हैं is to, a:b। अब मान लीजिए लिखा हुआ है 5, तो इसको पढ़ेंगे 5:3, है ना, 5:3। इसी प्रकार ये 5:3 को हम लिख सकते हैं 5/3, दैट कैन रिटेन एज द फॉर्म ऑफ a बाई बी, इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसे a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं तो 100% आपने पढ़ा है कि जो a बाई बी का फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म तभी होता है जब a और b का जो HCF है, एज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF अगर 1 के बराबर है तो 100% आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, 100%, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशियो जो होगा वो 100% क्या होगा, एज HCF एज 1। और जब भी रेशियो लिखा जाता है तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी रहता है। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 69 या 115/46। क्लियर है। अब देखेंगे कि 115 और 46 का HCF क्या है, तो HCF जांच करने के लिए हमने क्या बताया, इसका HCF निकालना है। 115 46 है ना, 92 5 - 2 2 है ना, 23 46 आपका HCF कितना है, 23, 1 नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब इसका जब HCF 23 आया है तो इसी HCF से दोनों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि HCF यही दोनों का है, तो एग्जैक्टली इन दोनों को डिवाइड करेगा। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 23 है। तो 23 5 × 115, 23 2 × 46, 5/2 यानी 5:2 यानी 5:2, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो 5:2। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम रेशियो को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं, ध्यान देंगे, रेशियो को हमने जाना कि किस प्रकार का रेशियो होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किस प्रकार से लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन क्या है। क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके फॉर्म पे। तो चलिए, रेशियो जो है आपका, रेशियो ये टाइप ऑफ रेशियो, एक बात ध्यान देंगे, सॉरी, रेशियो को हमने जाना कि एक प्रकार का ये डिविजनल कंपैरिजन है, दैट कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई b और a:b। a is the first term and b is the second term, a is the antecedent and b is the consequent। क्लियर है। अब क्या है कि अगर दो रेशियो अगर इक्वल होता है, देयर आर टू रेशियोज आर इन इक्वल वैल्यू, टू रेशियोज आर इन इक्वल वैल्यू, टू रेशियोज आर इन इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू। अगर दो रेशियो आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। क्लियर है। देखिए, प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शनल में थोड़ी सी अंतर है। प्रोपोर्शनलिटी जो है ये आपका 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 जो रेशियोज होगा, अगर दे आर इन इक्वल वैल्यू तो दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल। तो उस तरह का क्वांटिटी को हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब प्रोपोर्शन जो है ओनली
दो मतलब कि दो रेशियो का, जैसे मान लीजिए एक रेशियो है ए, एक रेशियो हो गया A:B, दूसरा रेशियो हो गया C:D, है ना। A:B यानी A/B और C:D यानी C/D, दे आर इन इक्वल वैल्यू। तो टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज का अगर मान लीजिए कि अगर हम निकाल रहे हैं, अगर दो रेशियो अगर आपस में इक्वल है, टू रेशियोज आर इन इक्वल वैल्यू, तो दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन। अब इसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो देखिए अगर कंप्लीट इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे A:B, क्लियर है। अब डबल कोलन का इस्तेमाल होगा यहाँ, जिसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। A:B प्रोपोर्शन C:D, that can written in the form of there are two type of ratios and two type of ratios are in equal value, they are called proportion, they are called proportion. Therefore there are four terms A, B, C and D. There are the four terms, है ना, clear। A is the first term, B is the second term, C is the third term, D is the fourth term. A, B, C, D, there are four terms। क्या आपका फोर टर्म्स है, क्लियर है। इन फोर टर्म्स में एक रिलेशन है, ध्यान देंगे। फोर टर्म के बीच में इन सभी का नाम है। जैसे मान लीजिए कि A:B है और प्रोपोर्शन है C:D, क्लियर। तो A और D ये जो आपका फर्स्ट टर्म है और D जो है आपका लास्ट टर्म है। फर्स्ट एंड लास्ट यानी फोर्थ टर्म, दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। इसको एक्सट्रीम्स कहते हैं, एक्सट्रीम्स, क्लियर। और जो B और C जो है, यानी कि आपका ये क्या होता है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ये आपका सेकेंड टर्म हो गया और ये आपका थर्ड टर्म हो गया। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोपोर्शन होता है उसको हम लोग मीन्स कहते हैं, ध्यान देंगे। अगर दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन A:B such that C:D, A:B proportion C:D, where A and D are the extremes and B and C are the means, क्लियर है। अब इन रिस्पेक्टिव में जो हमारा प्रोपोर्शन दिया हुआ है, जैसे प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है, तो प्रोपोर्शन में हमने डिफाइन किया कि देयर आर टू रेशियोज आर इन इक्वल वैल्यू। जैसे कि अगर दो रेशियो आपस में बराबर हो तो 100% दे आर द प्रोपोर्शन, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। अब एक बात ध्यान देंगे कि प्रोपोर्शन अगर है तो उसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरीफाइड कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ। तो वेरिफिकेशन में एक बात बताइए, अगर इसका फॉर्म लिखते हैं A/B और क्या लिखते हैं दूसरा फॉर्म C/D, देयर आर टू रेशियोज आर इन इक्वल वैल्यू, तो इसका वेरिफिकेशन पहले भी बताया कि अगर कोई फॉर्म न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, दूसरा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ऐसे फॉर्म को इन रिस्पेक्टिव में अगर हमें ये जांच करना है कि दे आर इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल वैल्यू, तो इस वैल्यू को वेरिफिकेशन के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, यानी न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। ए जो है अभी तो ये फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है, दे आर द डिफाइंड ऑन द रेशियो। A is the first term, B is the second term, C is the third term and D is the fourth term of proportion. तो therefore they are the proportion or not, इसको वेरीफाई करने के लिए आप A को D से गुना करेंगे। तो A और D को हम क्या कहते हैं भैया, A और D को they are the called extremes। तो A और D को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ B और C क्या है भैया, इसको कहते हैं हम लोग मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि दे आर टू रेशियोज आर इन इक्वल वैल्यू, है ना। इफ वी वेरीफाइड दिस देन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर है तो 100% ये देयरफॉर दे आर द प्रोपोर्शन, तब उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान देंगे थोड़ा, यानी प्रोपोर्शनलिटी की जांच के लिए हमने ये बताया, प्रोपोर्शन जांच के लिए ये बताया ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन, काफी बेहतरीन चीज है। इसको अगर समझ लेंगे तो लास्ट में जितने भी हैं, मतलब आपके जितने भी अर्थमेटिक्स से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो, है ना, आपको इसी बेस पे बताएंगे, जो बहुत ही साधारण होगा। प्रोपोर्शन को अच्छी तरह समझ ले, इसके बाद प्रोपोर्शनल को बताएंगे किस प्रकार से ये काम करता है। हमने कहा कि प्रोपोर्शन जो है, एक बार फिर से ध्यान देंगे, प्रोपोर्शन, वेरिफिकेशन ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के लिए, तो प्रोपोर्शन में हमने बताया कि देयर आर टू रेशियोज आर इन इक्वल वैल्यू, A:B प्रोपोर्शन C:D, है ना, दैट कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ A
A/B यानी A/B प्रोपोर्शन इज इक्वल टू C/D। अगर A/B इज इक्वल टू C/D के फॉर्म में है, अगर एक दूसरे के बराबर है तो 100% दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन, तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि देयर आर टू रेशियोज आर इन इक्वल वैल्यू, दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन, है ना। जहां A एंड D आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, इसको एक्सट्रीम्स कहेंगे, क्लियर है। B एंड C आर कॉल्ड मीन्स, आर कॉल्ड मीन्स, इसे मीन्स कहेंगे। वेरिफिकेशन के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी B इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स A इंटू डी। अब यहाँ एक कंडीशन आपका, इससे आप इसमें 4 टर्म जुड़े हुए हैं A B C D, है ना। तो चारों टर्म में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर B मीन टर्म्स का आपको सेकेंड टर्म यानी कि मीन टर्म्स का जो है वो जो सेकेंड टर्म होता है, अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आपको जो थर्ड टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। अगर थर्ड टर्म निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में सेकेंड टर्म को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्लियर है। अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब B एंड C का प्रोडक्ट बाय किससे भाग दे देंगे, फोर्थ टर्म से भाग दे देंगे। अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बाय आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि टोटल इसमें 4 टर्म है तो चारों टर्म का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 टाइप का फॉर्मूला आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी प्रोपोर्शनल अगर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं कि किस प्रकार का दिया रहेगा। जैसे एक दिया हुआ है 6:2, है ना, 6:7, क्लियर है। अब कह रहा है एंड 18:21, ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो आपका A/B एंड C/D, आपका ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। इसमें एक्सट्रीम्स कौन सा है, एक्सट्रीम कौन कौन सा पद है भैया, एक्सट्रीम्स आपका इसमें 6 एंड 21 है। मीन्स कौन कौन है इसमें, मीन्स आपका 7 एंड 18 है, क्लियर। तो हम वेरिफिकेशन करने के लिए आप निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी 6 इंटू 21 एज इक्वल टू एंड 7 इंटू 18। 21 6 जा कितना हो जाएगा 126 एंड 18 7 जा 126, दे आर द इक्वल वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब है कि 6:7 प्रोपोर्शन है किसका, 18:21 का। इस प्रकार से प्रोपोर्शन की जांच कर सकते हैं। अब इसमें रहा कि मान लीजिए बीच का टर्म नहीं दिया, क्लियर है, कहा कि आपका सेकेंड टर्म आर नॉट गिवन, इस प्रकार का अगर नहीं दिया हुआ है तो इसको कैसे हम करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया, मान लीजिए कि ये नहीं दिया हुआ, मान लीजिए कंसीडर कर लिया एक्स का यहाँ कौन सा वैल्यू होगा, दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन में होगा। तो इसके वैल्यू निकालने के लिए आपका कौन सा टर्म है, मीन टर्म का सेकेंड टर्म निकालना। तो मीन टर्म्स के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 6 इंटू 21 बाई डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म 18, 6 3 जा 18, 3 7 जा 21। देखिए आपका 7 आ गया, यहाँ एक्स के वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी 4 जो पार्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है उसमें से किसी भी एक वैल्यू को अगर राइट किया जाए तो आप निकाल सकते हैं उसको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाई प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करके, है ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में। इस तरह से प्रोपोर्शन का काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रोपोर्शन को 2 पार्ट में बांटा गया है। प्रोपोर्शन को कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ये 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट में बांटा गया है, दे आर द कॉल्ड डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन, डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्लियर है। और दूसरा जो है एक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में। कौन कौन सा है, डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है,
कि एक तो प्रोपोर्शन 100% जानते हैं कि दे आर द टू रेशियोज आर इन इक्वल वैल्यू, दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। क्लियर है? उसमें एक डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा कि आपका जो मीन टर्म्स है ना, मीन टर्म्स, इसमें जो डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो मीन, जैसे A:B प्रोपोर्शन C:D, ठीक है, इसमें जो टर्म दिया हुआ है A अलग है, B अलग है, C अलग है, D अलग है, यानी कि इसमें जो मीन टर्म है B और C, दे आर नॉट सेम, नॉट सेम, ये एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई प्रोपोर्शन दिया हुआ है, मान लीजिए कि 3:5, ठीक है, और प्रोपोर्शन है ना 21:35। क्लियर है? अब दे आर द प्रोपोर्शन, तो 100% 5, 21 are 105, 35 3 are 105, they are the equal value, they are called proportion। क्लियर है? अब देखिए कि इसका मीन टर्म क्या है भैया, 5 है, इसका मीन टर्म क्या है, 21 है, दे आर द डिफरेंट। तो जहां मीन टर्म डिफरेंट होगा, यानी कि मीन टर्म आर नॉट सेम, मीन टर्म जहां सेम नहीं होगा, दे आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ A:B such that C:D, A and D and B and C, B and C are the mean terms and A and D are the extremes। तो B और C जो है ये डिफरेंट टर्म्स है, दे आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जैसा कि एग्जांपल में बताया, कुछ ऐसे प्रोपोर्शन होते हैं दे आर द मीन टर्म्स आर सेम, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 4:6 है ना, डैश 6:9। अब ध्यान देंगे 4:6 और 6:9, आप देखेंगे कि यहाँ मीन टर्म्स क्या है, सेम है, मीन टर्म्स क्या है, सेम है। तो पहले प्रोपोर्शनल जांच कर लेते हैं, ये है कि नहीं प्रोपोर्शन में। 9 4 जा कितना हो गया 36, और 6 6 जा कितना हो गया 36, 36 इज इक्वल टू 36, दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। ये 100% क्या है, प्रोपोर्शन है, बट दे आर द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आप देखेंगे कि 4:6 एंड सच दैट 6:9, यानी कि 6 जो है मीन टर्म्स आर क्या है, यहाँ सेम है। मीन टर्म्स मतलब आप ध्यान देंगे कि अगर A सच दैट B एंड, अब देखिए कि प्रोपोर्शन अगर बात करते हैं तो मीन टर्म आपका क्या होना चाहिए, B, तो B सच दैट C, यानी A B C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर 3 टर्म दिया हुआ है A B C आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इट्स मींस कि B इज द मीन टर्म्स आर सेम, यहाँ मीन टर्म क्या होगा, सेम होगा। इसका फॉर्म होगा A/B इज इक्वल टू B/C। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी B इंटू B, B स्क्वायर, A इंटू C, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स A इंटू C, तो B इज इक्वल टू √AC। इसे ज्योमेट्रिकल मीन भी कहते हैं, GM। आगे पढ़ेंगे, इसको ज्योमेट्रिकल मीन भी कहते हैं। ये मीन जो होता है आपका दो प्रकार का हो गया, प्रोपोर्शन जो हो गया ये दो प्रकार का हो गया, एक डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया, एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। डिसकंटिन्यूड प्रोपोर्शन दे आर कॉल्ड टू, देयर आर 4 टर्म्स A B C D है ना, एंड सच दैट कि A is to B है ना, प्रोपोर्शन C is to D है, वेयर B and C यानी कि mean terms are not same, they are called discontinued proportion, where mean terms are same, they are called continued proportion। क्लियर है? अब जैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का एग्जांपल ले तो A is to B such that कि mean term is B, तो also B mean term is B, तो mean term both are the same, तो A B C are the continued proportion, A B C are the continued proportion, then format it B square बराबर AC यानी B is equal to √AC, they are called geometrical mean या geometrical। what is the geometrical mean? geometrical means, ज्योमेट्रिकल मीन अगर आपको किसी भी टर्म में, आप देखिए कंपटीशन भी हो, आपको कभी कोई टर्म दे देगा, बोलेगा इसका ज्योमेट्रिकल मीन ज्ञात करें, GM ज्ञात करें, तो ज्योमेट्रिकल मीन कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल मीन ज्ञात करना होगा स्क्वायर रूट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, स्क्वायर रूट ऑफ द, बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोपोर्शनल के बारे में बताया जाएगा, प्रोपोर्शन आज खत्म हो गया, प्रोपोर्शनल के बारे में बताया जाएगा, और इसी आधार पे आगे हम लोग लगभग जितने भी फॉर्मूले हैं जो बेस्ड है, चाहे वो मेंसुरेशन के मेंसुरेशन का फॉर्मूला हो, चाहे आपका अर्थमेटिक से जुड़ा हुआ फॉर्मूला हो,
अर्थमेटिक्स से जुड़ा हुआ जितने भी चैप्टर है वो लगभग आपके प्रोफेशनल के आधार पर बनाया जा सकता है ऑन बेस्ड ऑफ कंपटीशन। 1 मिनट के अंदर आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इसके आधार पे हल कर सकते हैं। पहले इसको समझ लेंगे, इसके बाद करेंगे।